Welcome to the channel guys. I hope you all are fine. So in today's lecture we will be discussing some important MCQs regarding phobia, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर एज वेल एज़ PDSD। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ये फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले सोशोलॉजी के पार्ट पे। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको द एग्ज़ाम काउंसलर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देन आफ्टर दैट हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल एज वेल एज़ जो एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो भी आप कमेंट करके बताएं कि कैसा रिस्पांस रहता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ जो हम फोबियाज़ पे हम पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन हम आगे ऐसे ही बढ़ते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, व्हाट डिस्टिंग्विश अ फोबिया फ्रॉम अ नॉर्मल फेयर। नॉर्मल फेयर और फोबिया में क्या डिफरेंस होता है? इसके ऑप्शन A, B, C, D हैं। जितने भी ऑप्शन हैं अब आप बताएं कि इसमें से क्या रहने वाला है। ठीक है, फोबियाज़ आर रेशनल वाइल फेयर्स आर इरेशनल। क्या ये आंसर रहने वाला है? फोबियाज़ आर टेम्परेरी। क्या फोबियाज़ टेम्परेरी होती हैं और जो फेयर्स है वो रहते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? फोबियाज़ आर इंटेंस एंड persistent, causing significant interference in daily life. Phobias are manageable while fears are uncontrolled. तो इनमें से क्या ऑप्शन रहने वाला? ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C रहेगा। फोबियाज़ आर इंटेंस एंड persistent। ठीक है, और कॉजिंग ये डेली लाइफ में जो है इंटरफेयर करते हैं, ये फोबियाज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम कॉमनली एसोसिएटेड विद फोबियाज़। इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो फोबियाज़ के साथ जो है रिलेटेड नहीं है? ठीक है, फिर है रेसिंग हार्ट, ड्राई माउथ, एलिवेटेड मूड और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो एसोसिएटेड नहीं है, सिम्टम नहीं है जो फोबियाज़ के साथ होता है? ठीक है, एलिवेटेड मूड इज़ द राइट आंसर। जो है एलिवेटेड मूड जो है ये इसके साथ एसोसिएट नहीं करता। देन आफ्टर दैट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज़ एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी क्या होती है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। थेरेपी सेशन कंडक्टेड आउटडोर्स। क्या ये होता है एक्सपोजर थेरेपी? एक्सपोज, हाँ आपको पता ही एक्सपोज होता है समथिंग आउटडोर, समथिंग बाहर, समथिंग आउट ऑफ, मतलब ठीक है। ग्रेजुअल एक्सपोजर टू द फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। एक्सपोजर टू वेरियस फोबियाज साइमल्टेनियसली। क्या मतलब ये होता है कि आपको सभी फोबियाज़ के साथ जो है रूबरू फेस करना पड़ता है, रूबरू कराना पड़ता है। एक्सपोजर टू कामिंग। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि एक्सपोजर थेरेपी होती है। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर रहेगा। ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फेस ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को हाइड्रोफोबिया, ठीक है, पानी का फोबिया, देन आफ्टर दैट उसको क्या किया जाता है? स्लोली मतलब पहले पानी के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी होगी, देन आस्ता से ज़्यादा होगी। तो एक्सपोजर एक्टिविटी होती है कि उसको उस जिसका फोबिया है उसके साथ एक्सपोज किया जाएगा और स्लोली ग्रेजुअली, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेजुअल एक्सपोजर टू द फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जो भी सिचुएशन से उसको डर लगता है, जो भी फियर्ड ऑब्जेक्ट है उसके साथ उसको ग्रेजुअल एक्सपोज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सपोजर थेरेपी इन ट्रीटिंग फोबियाज़। इनमें से प्राइमरी गोल क्या होता है जब हम फोबिया को ट्रीट करते हैं? तो एक्सपोजर थेरेपी जो होती है उसका प्राइमरी गोल जो है वो क्या रहता है? ठीक है, टू reinforce अवॉइडेंस बिहेवियर्स या टू डिसेंटाइज द इंडिविजुअल टू द फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको समझाया, तो ऑप्शन नंबर B हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो है ना उस जो पेशेंट होता है उसका उस ऑब्जेक्ट से, उस सिचुएशन से थोड़ा सा सामना कराया जाता है ताकि वो उसको उस फोबिक वे में ना देखे, बल्कि उसका आस्ता से जो फोबिया होता है उसकी जो लिमिटाइज हो जाए, जो उसकी सिचुएशन है वो उसको काम करने की कोशिश करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर रहने वाला है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें, विच न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर टारगेटेड बाय एंटी डिप्रेसेंट्स कॉमनली यूज टू ट्रीट फोबियाज़। इनमें से कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है यूज़ किए जाते हैं जब कॉमनली यूज़ करते हैं फोबियाज़ के लिए? ठीक है, फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, वो टारगेटेड बाय एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स को कौन सी ये वाली चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन A, B और C और D। ठीक है, इसका आंसर जो हो रहने वाला ऑप्शन नंबर B जो है इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, सीरोटोनिन एज वेल एज न्यूरोपाइनफ्रिन। ठीक है, आई होप कि शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, या चलो
क्वेश्चन नंबर 6, चलो ये आप छोड़ दो, यूएस के एडल्ट्स के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 हम छोड़ रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, बट इंडिया के आपके पास एक्चुअली डाटा होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर होता है जिसको सोशल एंजाइटी बोलते हैं। जो बंदा मतलब जो है लोगों के साथ घुल मिलना नहीं चाहता, लोगों के साथ मतलब नहीं रहना चाहता, तो उसमें जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन काज क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा रहने वाला है, उसका आपको ऑप्शन पढ़ के ही आंसर मिल जाना चाहिए। फियर ऑफ हाइट्स, क्या उसको हाइट्स का डर है इसलिए वो लोगों के साथ नहीं मिलता। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्या उसको लोगों के साथ बातचीत करने का डर रहता है इसलिए वो पब्लिक में मतलब सोशली नहीं होता। फियर ऑफ एनिमल्स या फियर ऑफ फ्लाइंग, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहने वाला है। उसको फियर ऑफ स्पीकिंग होता है, वो बात नहीं करना चाहता, मतलब बात करने से डर लगता है इसलिए वो जो है पब्लिकली जो है अपीयरेंस नहीं में देता, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट एसोसिएटेड विद द फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो इनमें से कौन सी जो है टर्म हम यूज़ करते हैं जब ओवर एस्टिमेशन और थ्रेट एसोसिएटेड फोबिक ऑर्डर और सिचुएशन जब होती है, तो उसमें हम कौन सी जो है टर्म जो है एज अ थ्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, तो इसमें हाइपर विजिलेंस हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हाइपर विजिलेंस यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हाइपर HYPER VIGILANCE। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ फोबिया इन्वॉल्व्स फियर और अवॉइडेंस ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज फ्लाइंग इन प्लेन्स और ड्राइविंग कार्स। इनमें से कौन सा फोबिया है जिसमें से डर लगता है, मतलब किस चीज़ से डर लगता है। फ्लाइंग से जो लोग हैं वो अवॉइड करते हैं फ्लाइंग को, और कार चलाने से जो है वो डर लगता है उनको, वो मतलब कार चलाने से भी बचते हैं और फ्लाइट में ट्रैवल करने से भी बचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहने वाला है तो वो रहने वाला है स्पेसिफिक फोबिया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है स्पेसिफिक फोबिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं कंफर्म कर लेता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम सबसे पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहने वाला सी, जस्ट अ सेकेंड, फियर ऑफ फोबिया हाइपर स्पेसिफिक फोबिया सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो रहने वाला है वो रहने वाला है स्पेसिफिक फोबिया या श्योर, फियर ऑफ हाइपर विजिलेंस स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है। हाँ, हम लोग सही चल रहे हैं, स्पेसिफिक फोबिया उसको बोलते हैं। देन अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 9 वी वर आउट क्वेश्चन नंबर 9, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट रोल डज जेनेटिक्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ फोबियाज। जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, हम इनहेरिट करते हैं जेनेटिक्स। तो कहता है कि जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे फोबियाज में जेनेटिक्स का क्या रोल रहता है। तो अभी हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक्स का क्या रोल रहता है हमारे फोबियाज में। जेनेटिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल फोबियाज ओनली। आंसर जो है हमारे पास सी रहने वाला है। जेनेटिक्स में प्ले अ रोल इन कॉम्बिनेशन विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो आंसर रहने वाला है। जेनेटिक्स में प्ले अ रोल इन कॉम्बिनेशन विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग सोशल इंटरेक्शन विद अ थेरेपिस्ट टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स। इनमें से कौन सी थेरेपी ऐसी है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है सोशल इंटरेक्शन, थेरेपिस्ट के साथ जो है सोशल इंटरेक्शन होता है इसमें टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स जो है इम्प्रूव होने के लिए, ठीक है। तो इसमें से क्या रहता है, इसमें जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी सोशल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। सोशल स्किल ट्रेनिंग की जो थेरेपी थी है वो इंटरेक्शन करवाती है किसके साथ, थेरेपिस्ट के साथ, ताकि कौन से सोशल स्किल्स आपके हों। तो इसको थेरेपी को क्या बोलेंगे, सोशल स्किल थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ हमारा रहने वाला है, विच medication is commonly prescribed to reduce anxiety symptoms on as needed basis such as before public speaking। इनमें से कौन सी जो है मेडिकेशन दी जाती है, कौन सी दवाई कह लो आप, वो दी जाती है जब एंजाइटी हो, किसी को एंजाइटी हो जब वो पब्लिक अपीयरेंस में जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी। तो ऑप्शन नंबर जो 12 रहने वाला है उसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। स्टिमुलेंट्स जो है वो उसको दिए जाते हैं जब वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएगा, यानी कि जिसको सोशल एंजाइटी होती है उसको स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं ताकि उसका जो फोबिया है वो थोड़ा सा कम हो जाए।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहने वाला व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंडफुलनेस थेरेपी इन ट्रीटिंग फोबियाज। इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव रहता है जब हम किसी के फोबियाज़ को जो है ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा, अचीविंग अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। कि मतलब एक फोबिया क्या होता है, डर होता है, हार्ट बीट तेज़ होता है, इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। तो उसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो सबसे पहले ये वाली चीज़ करता है कि हमें उसको काम करना है, हमें उसको शांत करना है। तो अचीविंग अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी। 14 विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम लोकेटर फॉर इंडिविजुअल्स सीकिंग हेल्प फॉर फोबियाज एंड अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प प्रोवाइड करती है, जो हेल्प करती है लोगों की जो कि इन फोबियाज से और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं या उनसे सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी है या डी है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा डी रहने वाला है, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन जो है ये हेल्प करती है लोगों की। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट टर्म डिस्क्राइब द अवॉइडेंस ऑफ सर्टन प्लेसेस और सिचुएशन ड्यू टू फियर ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी और पैनिक अटैक्स। इनमें से कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड करते हैं कुछ प्लेसेस को, मतलब जो लोग कुछ प्लेसेस को अवॉइड करते हैं, सर्टन प्लेसेस और सिचुएशन, कुछ सिचुएशन से भी उनको डर लगता है ड्यू टू फियर ऑफ एक्सपीरियंस एंजाइटी, मतलब इस डर से कि वहाँ पे हमें एंजाइटी होगा, डर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका ऑप्शन जो है सेम आंसर रहने वाला है हाइपर विजिलेंस। ठीक है, हाइपर विजिलेंस। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया। इनमें से सबसे कॉमन टाइप ऑफ फोबिया क्या होता है, वो है स्पेसिफिक फोबिया। ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ का डर, मतलब किसी को हाइड्रोफोबिया है, किसी को हाइट का डर है, किसी को पानी का डर है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो दीज आर द स्पेसिफिक फोबियाज़, ये बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर से आ गया यूएस एडल्ट्स के बारे में। 17 को भी हम छोड़ देते हैं। 17 को छोड़ने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट 18 पे। which of the following is a temperamental risk factor for developing specific phobias? Which of the following is a temperamental risk factor for developing specific phobias? Specific phobias को developed होने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, 18 का आंसर क्या रहने वाला है, ट्रॉमेटिक एनकाउंटर्स। ट्रॉमेटिक एनकाउंटर्स क्या होता है कि जब किसी को मतलब कोई ऑलरेडी फोबिक में है, ठीक है, किसी को ऑलरेडी डर है किसी चीज़ का, कोई फोबिया है उस चीज़ को, देन आप अगर उसको ट्रॉमा दोगे। ट्रॉमेटिक क्या होता है कि उसको कोई ऐसी खबर दोगे, कोई ऐसी चीज़ उसकी लाइफ में हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में हो जाए जो उसकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा मतलब क्रिएट हो जाए, मतलब किसी की डेथ हो जाना, किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाना, कोई ऐसी अचानक से उसको ऐसी दुखद घटना हो जाना, तो जो उसको क्या करे, उसको मतलब वो कहते हैं ना सोने में सुहागा। ठीक है, वो वाली चीज़ कर ले, मतलब ऑलरेडी वो बीमार है, देन उसके बाद उसको कोई ट्रामाटाइज़ कर दो, उसको ऑलरेडी कोई ट्रामा में डाल दो, तो फिर ये वाली सिचुएशन जो है एनकाउंटर हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ें कह रहा है कि ट्रॉमेटिक एनकाउंटर्स अगर उसके साथ फिर से हो जाते हैं देन क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर 19 में यूएस एडल्ट्स की बात हो रही है, उसको छोड़ देते हैं। विच टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एज वेल एज बिहेवियर्स। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 रहने वाला है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स। इनमें से कौन सी थेरेपी ऐसी है जो आइडेंटिफाई करती है और चेंज करती है नेगेटिव थॉट्स को, यानी कि किसी को बुरे सपने आते हैं, बुरे थॉट्स आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको चेंज करने की थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसको हम बोलते हैं। जहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले जो थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं नेगेटिव, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई साइकोपाथ है, ठीक है, वो मतलब गुनाह करता है, उसको जुर्म करना है, ठीक है, वो वाली चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, थेरेपिस्ट उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा उसकी प्रॉब्लम को, उसको बोलेगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे हम डील करेंगे, जानेगा उसकी प्रॉब्लम को, देन आफ्टर दैट उसको उसी तरीके से नेगेटिव में पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AGORA
अगोराफोबिया का मतलब क्या मतलब होता है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है ये वाला। फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। एगोराफोबिया इज़ द फोबिया जिसको हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस। आई थिंक 21 का हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एगोराफोबिया बीइंग ऑफ फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। ये इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सपोजर थेरेपी? व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सपोजर थेरेपी का प्राइमरी गोल क्या रहता है हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास रहने वाला है सी, टू डिसेंटाइज एंड इंडिविजुअल टू फेयर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे कि जो एक्सपोजर थेरेपी होती है कि अगर किसी को हाइट का डर है, ठीक है, तो उसको उस हाइट पे लेके जाना। पहले अगर किसी को हाइट का डर है, ठीक है, उसको छोटी सी हाइट पे लेके जाना, लाइक कुछ फीट हाई, कुछ थोड़ा सा उसको स्टेप में ऊपर लेके जाओ। वहाँ से उसको क्या होगा, उतना डर नहीं लगेगा, कम डर लगेगा, ठीक है। उसको उसके साथ थोड़ा सा रूबरू कराओ, ठीक है। जैसे कि 10 स्टेयर्स दे लेके जाओ, दैन उसके बाद 20 स्टेयर्स, दैन उसके बाद 1 फ्लोर, दैन 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। तो दिस आर द थिंग्स जहाँ से उसको जो इसका आंसर रहने वाला सी, कि उसको जो है जिससे उसको डर लग रहा है, जिस सिचुएशन और ऑब्जेक्ट से उसको डर लग रहा है, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप करवा देना, ठीक है। वहाँ से उसको डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी में इन्वॉल्व रोल प्लेइंग? सॉरी, फ्लाइट जाती है तो क्वाइट डिस्टर्बेंस होती है। व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी में इन्वॉल्व रोल प्लेइंग सोशल इंटरेक्शन विद अ थेरेपिस्ट? इनमें से कौन सी थेरेपी ऐसी है जिसमें रोल प्ले किया जाता है, ठीक है, जब सोशल इंटरेक्शन होता है इसके साथ, थेरेपिस्ट के साथ, तो ये कौन सी थेरेपी है जिसमें रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है सोशल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। सोशल स्किल ट्रेनिंग में हम सोशली जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं थेरेपिस्ट के साथ। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का जो रहने वाला है, विच मेडिकेशन इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेवरल ऑफ एंजाइटी एंड सिम्टम्स? इनमें से कौन सी जो है प्रिस्क्रिप्शंस मोस्टली डॉक्टर जो है वो देता है जब हम इसके थ्रू हो रहे होते हैं, मतलब हमें प्रॉब्लम हो रही होती है किस चीज़ की, सेवरिटी ऑफ एंजाइटी एंड सिम्टम्स। जब एंजाइटी हो रही होती है तो इसमें से कौन सी मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा कॉमन दी जाती है? इसका आंसर रहने वाला ए, एंटी डिप्रेसेंट्स जो है मेडिसिन, ये वाली दी जाती है मोस्टली पेशेंट्स को जब वो किससे वो हो रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं सेवरिटी ऑफ एंजाइटी सिम्टम्स, ठीक है। हेलो, टू गेट दिस PDF यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, और एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन आफ्टर दैट वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। सो नेक्स्ट हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे OCD से हम कुछ जो हैं MCQs अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? OCD की फुल फॉर्म यहाँ से हमें पता चल गई। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये होती क्या है, ठीक है। इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, persistent disturbing thoughts and compulsive rituals, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये थॉट बेस्ड डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। आपने ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एब्रिवेशन याद करनी है, देन इसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन ऑब्सेशन एसोसिएटेड विद OCD? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन एसोसिएटेड नहीं है, कॉमन ऑब्सेशन नहीं है OCD से, ठीक है, OCD से जो है रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर रहने वाला है जॉयफुल थॉट्स ऑफ अपकमिंग इवेंट्स। मतलब कोई इवेंट होने वाला है, किसी की शादी होने वाली, किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी का कोई इवेंट आने वाला है, आगे भाई की शादी, बहन की शादी, या कोई भी पिकनिक जाना है, कोई ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो जॉयफुल है, ठीक है, और उनका जो है थॉट आना, तो ये जो है इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। compulsions in OCD are characteristics by, compulsion in OCDs are characteristics by what, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहने वाला है वो है कामिंग अफेक्ट ऑन एंजाइटी, एंजाइटी पे कामिंग अफेक्ट्स होना, ठीक है, ये कैरेक्टराइज्ड बाय किससे हैं, कंपल्शन इन OCD।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल डज जेनेटिक्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ ओसीडी। ओसीडी की जब डेवलपमेंट होती है, इसकी डिसऑर्डर की जब डेवलपमेंट होती है तो जेनेटिक्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। तो जेनेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आंसर रहने वाला है। इट इज़ थॉट टू प्ले अ रोल अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स। इट इज़ थॉट टू प्ले अ रोल विद अदर फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच एज ग्रुप डज ओसीडी टिपिकली बिगन टू मैनिफेस्ट इन। इनमें से कौन सी जो है एज है जहाँ पे जो है ओसीडी जो है वो बिगन होता है, मैनिफेस्ट होता है, यानी कि स्टार्ट होने लगता है, पनपने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, अर्ली अडल्टहुड। ठीक है, अडल्टहुड से पहले यानी कि 10 साल के अराउंड की एज में ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्टिंग्विश ऑब्सेशंस फ्रॉम रेगुलर थॉट्स। व्हाट डिस्टिंक्शन मतलब जब किसी को रेगुलर थॉट्स आते हैं, मतलब कोई इंसान है उसको रेगुलर थॉट्स आते हैं, उस थॉट में और ओसीडी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले यही वाला मतलब है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। कोई रेगुलर थॉट है तो क्या उसको ओसीडी है, या जिसको ओसीडी है तो क्या हो सकता है वो रेगुलर थॉट हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो है रहने वाला ऑप्शन नंबर बी रहने वाला, दे कॉज ग्रेट एंजाइटी एंड आर इरेशनल। मतलब अगर आपके घर में शादी है, ठीक है, तो आपके जो पेरेंट्स होंगे उनकी टेंशन होगी, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि मतलब एक बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। टेंशन इन मतलब ग्रेट एंजाइटी से उनकी तबीयत तक ख़राब हो जा सकती है। ठीक है, अब नॉर्मल इंसान होता है, उसकी अपनी शादी होती है, ठीक है, वो एक्साइटेड ज़रूर होता है, लेकिन उस एक्साइटेडमेंट का उसकी हेल्थ पे, उसकी लाइफ पे कोई असर उतना पड़ता नहीं है। तो वो जो है वो उसको हम रेगुलर थॉट्स बोलेंगे। ठीक है, बट द थिंग इज़ अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो फैमिली में बाकी को टेंशन हो जाती है, और जो उनका बहुत ख़ास है उसको इतनी टेंशन हो जाती है कि उसकी अपनी तबीयत बिगड़ जाती है, तो उसको हम ओसीडी कह सकते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। इनमें से कौन सा जो है ट्रीटमेंट नहीं है, पोटेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है ओसीडी का। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। चलो, हाउ इज़ ओसीडी डायगोनाइज्ड कैसे होती है ये, मतलब ये ट्रीट कैसे होती है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी होता रहता है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकेट्रिक एवेलुएशन। इसको जो ट्रीट किया जाता है सबसे पहले फिजिकल और साइकेट्रिक दोनों जो कम्बिनेशन है, इस दोनों कम्बिनेशन से इनका इलाज चलता है। देन आफ्टर दैट इसको ओसीडी को ट्रीट किया जाता है कैसे, फिजिकल एज वेल एज साइकेट्रिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिस्टिंग्विश कंपल्शन फ्रॉम ऑर्डिनरी हैबिट्स। मतलब कंपल्शन को ऑर्डिनरी हैबिट्स के साथ कैसे डिस्टिंग्विश, मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि रेगुलर थॉट और ओसीडी में क्या फ़र्क है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डिनरी हैबिट्स का इसके साथ क्या डिफरेंस है, कि मतलब एक इंसान ऑर्डिनरी हैबिट कर रहा है, क्या उसको ओसीडी है को। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर रहने वाला है हमारे पास डी, कंपल्शंस आर इंटेंडेड टू एलिवेट ऑब्सेसिव थाट्स। तो कंपल्शंस क्या होते हैं, ये जो ऑब्सेसिव थाट्स होते हैं उनको मतलब वो करते हैं, उनको जो है इंपॉर्टेंस देते हैं, उन पे ज़्यादा फिक्र करते हैं, उन पे ज़्यादा टेंशन लेते हैं। जो क्या होते हैं, जो ऑब्सेसिव थाट्स होते हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं का जो है उस पर इंसान कंट्रोल करता है। वो जो थाट्स होते हैं ना वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द की फैक्टर इन द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। ओसीडी का एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में क्या फैक्टर है वो ज़्यादा काम करता है। इसका आंसर रहने वाला है अवॉइडिंग ऑल स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे कि ओसीडी आपको पता ही है कि ये हमेशा मोस्टली जो है ये थॉट्स पे काम करती है। ठीक है, जितने थॉट्स होंगे उतनी इस जो डिसऑर्डर है वो ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही है कि जितनी भी स्ट्रेसफुल चीज़ें उन सब से दूर रहा जाए, तो ओसीडी को ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा ये ओसीडी हो गया। देन आफ्टर दैट अब हम जीएडी पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जीएडी, तो जीएडी का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है कि व्हाट इज़ वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, जीएडी की फुल फॉर्म क्या है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ की, मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी सबसे बेसिक चीज़ क्या है जो हमारी किसमें जो हमारी जेनेटिक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, इनमें से सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी, परसिस्टेंट वरिंग, मतलब हर टाइम वरी करते रहना, ये हमारा जो है जीएडी का सबसे बेसिक कंपोनेंट है, सबसे बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या है जीएडी की, कि हर टाइम क्या रहना, वरिंग रहना, चिंता में रहना, टेंशन में रहना, ठीक है। व्हाट इज़ जीएडी टिपिकली डायग्नोस्ड, मतलब व्हेन इज, इसको कब ट्रीट किया जाता है, मतलब जीएडी को कब मोस्टली ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, व्हेन वरिंग हैपन ऑन मोस्ट डेज ऑफ फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब क्या कह रहा है कि व्हेन वरिंग हैपन्स ऑन मोस्ट डेज फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ सेइंग, व्हेन वरिंग हैपन्स। अगर किसी और को समझ आई है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम कॉमनली एसोसिएटेड विद जीएडी, इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम नहीं है जो जीएडी के साथ जो है एसोसिएटेड नहीं है, जो जीएडी के साथ एसोसिएटेड जो है नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 1 2 हमने कर लिया, अब हम 3 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो इनमें से इंक्रीज एप्टीटाइट जो है ये सिम्टम नहीं है, किसका, जीएडी का नहीं है। ट्रेमलिंग है, हेडेक है, ट्रबल फॉलिंग अस्लीप है, मतलब इंसान टेंशन से सो नहीं पाता, हेडेक होता है, ट्रेम्बलिंग होता है, और इंक्रीज एप्टीटाइट ये इसका जो है सिम्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ पोटेंशियल ट्रिगर फॉर जीएडी अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये कौन सा मतलब ऐसी चीज़ है जो इसको ट्रिगर कर देती है, जीएडी को बढ़ा देती है, अचानक से इंक्रीज़ कर देती है, ट्रिगर कर देती है। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है, ए, बी या सी या डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप जो आंसर होगा वो होगा बी, लॉन्ग टर्म इलनेस और डिसीज़, जब इंसान को एक लंबी बीमारी लग जाती है, लंबी टाइम में वो बीमार रहता है, तो उससे इस जीएडी जो है ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है, ये बूस्ट हो जाता है, मतलब ये पैदा हो जाती है ये वाली बीमारी। फिर इंसान क्या करने लगता है, फिर इंसान हर चीज़ के लिए वरी रहने लगता है, टेंशन रहने लगता है कि ये वाली चीज़ हो रही है, वो वाली चीज़ हो रही है, ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज जीएडी टिपिकली बिगन, ये जो जीएडी है ये बिगन कैसी होती है, इसकी शुरुआत कैसी होती है, इसकी शुरुआत होती है इन चाइल्डहुड और टीन ईयर्स, जैसे कि आपको पता है 15 to 20 को मान के चल सकते हैं टीन ईयर्स, और चाइल्डहुड यानी कि 10 से 20 साल की एज में क्या होता है, ये जो है जीएडी ये शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, बिगन होता है। विच जेंडर इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय जीएडी, मतलब जीएडी से कौन सा जेंडर जो है मोस्टली अफेक्टेड होता है, ज़्यादातर अफेक्ट होता है, तो ये मोर कॉमन होता है फीमेल्स में। इस तरीके से आपने देखा होगा कि फ़ीमेल्स मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा टेंशन रहती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, तो जीएडी इज़ मोस्टली कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी इज़ मेंशन्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर जीएडी, जीएडी में किस टाइप की थेरेपी जो है ये इसको ट्रीट कर सकती है, जीएडी की जो बीमारी है, जो एंजाइटी है, इसको ट्रीट करने के लिए किस टाइप की थेरेपी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहने वाला है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिस्टेड एज अ ट्रीटमेंट फॉर जीएडी, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो लिस्टेड नहीं है जीएडी के ट्रीटमेंट के लिए, जीएडी के ट्रीटमेंट के लिए इन चारों में से एक चीज़ ऐसी नहीं है जो इसका ट्रीटमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, न्यूट्रिशन थेरेपी जो है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बाकी मेडिकेशन ज़रूरी है, काउंसलिंग ज़रूरी है, रिलैक्सेशन मेथड जिससे इंसान को रिलैक्सेशन हो वो ज़रूरी है, न्यूट्रिशन का यहाँ कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड इंडिविजुअल्स डू इफ़ दे एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ जीएडी, अगर किसी को जीएडी के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उस इंडिविजुअल को, उस इंसान को, उस शख्स को क्या करना चाहिए, क्या वो इग्नोर करे सिम्टम्स को, प्रोफेशनल हेल्प ले, या सेल्फ मेडिकेट यानी कि खुद को ठीक करने के लिए खुद ही दवाइयाँ ले, या प्रैक्टिस मेडिकेशन टेक्निक्स, मतलब जो मेडिटेशन जो होती है, मेडिटेशन योगा होता है, ये क्या वो करें, ठीक है। ABCD में कौन सा जो है इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है बी, सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या आंसर लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग शुड वरिंग प्रिजिस्ट टू मीट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर जीएडी, मतलब कितने देर तक इंसान को वेट करना चाहिए जब तक वो प्रोफेशनल की हेल्प ले। तो
तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, उसका आंसर रहने वाला है 6 मंथ। 6 महीने तक एक पेशेंट को जो है ये चीज़ देखनी चाहिए कि हाँ बस उसको टेंशन हो रही है, बार बार टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, हो सकता है वो कोई कॉमन फैक्टर हो। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है देन आफ्टर दैट उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ जीएडी मेंशन इन द टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट की बात करें, अगर हम रिटर्न रिकॉर्ड्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर, कॉमन सिम्टम क्या देखा गया है जीएडी का। जीएडी का जब होता है तो सबसे पहली चीज़, सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है इंसानों में, ठीक है, तो जो रहती है वो ट्रबल मेकिंग डिसीजंस होते हैं। ट्रबल मेकिंग डिसीजंस के मुझे ये काम करना है और वो काम जो है हमेशा गलत होता है, उस काम से हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं जीएडी के उसमें, ठीक है। अब आप ये मत सोच लेना है कि आपने कोई गलती कर दी है तो इसका मतलब आपको जीएडी है, ऐसा नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। तो मोस्टली आप लोग में से किसी को ना हो, ये हम करते हैं, ठीक है। आई विश कि आप में से किसी को ये चीज़ ना हो। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोटेंशियल कॉज ऑफ जीएडी। इनमें से कौन सा जो है कॉज नहीं है, जीएडी की जो है वजह नहीं बनता है, इसकी जीएडी इनकी वजह से शुरू नहीं होता है। तीनों से तो होता है लेकिन एक से नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है लैक ऑफ स्लीप। देखो अगर आप कम सोते हो तो आप ये मत समझ लेना कि आपको जीएडी हो जाएगा, कोई जीएडी नहीं होता। मज़े से मत सो रात को, रात भर जागो और रात भर जाग के पढ़ो। फ़ोन नहीं चलाना है, यूट्यूब नहीं देखना है, फालतू चीज़ें नहीं देखनी है। तो अगर आप रात भर जाग के पढ़ते हो तो कुछ नहीं होगा। बाकी सब्सटेंशियल एब्यूज़, अगर किसी को मतलब सब्सटेंशियल एब्यूज़ आपको पता ही है, वो सब चीज़ें हो रही हैं तो एब्यूज़ हो रहा है, किसी भी तरीके का एब्यूज़, फिज़िकल एब्यूज़ या वर्बल एब्यूज़, तो उससे क्या होता है जीएडी ट्रिगर हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो जीएडी हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उससे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट रोल डज फैमिली हिस्ट्री प्ले इन जीएडी। अगर आप फैमिली की हिस्ट्री की बात करें तो जीएडी में इसका कितना रोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 रहता है, बहुत सारी बीमारी होती हैं जो इनहेरिट होती हैं, यानी कि फैमिली टू फैमिली चलती है। आई थिंक उनमें से एक जो है वो शुगर भी है। मुझे आप बता देना कि क्या ठीक है या ऐसा नहीं होता। शुगर के बारे में आप मुझे बता देना क्वेश्चन। और शुगर का साइंटिफिक नेम क्या है इस बीमारी का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहने वाला वो रहने वाला इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर जीएडी। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसी है तो रिस्क हो सकता है जीएडी होने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ एम्फेसाइड एज अ की पॉइंट अबाउट जीएडी। जीएडी का की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीकिंग प्रोफेशनल केयर एंड कैन इम्प्रूव सिम्टम्स, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनल केयर लेते हो तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिस्टेड एज अ टिप फॉर गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम अ विजिट टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Which of the following is not listed as a tip for getting the most from a visit to a healthcare provider? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। इसका ऑप्शन सी, अवॉइडिंग आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द विजिट, ठीक है। अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द विजिट, ठीक है, छोड़ो इसको। देन आफ्टर दैट हम चलते हैं पीटीएसडी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट डज़ पीटीएसडी स्टैंड फॉर। पहली बात तो आपको सबसे पहले बीमारियों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पीटीएसडी स्टैंड फॉर किस लिए स्टैंड करता है, ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक क्या होता है, पोस्ट से आपको पता ही चल गया कि किसी करीबी की, किसी नाउन की, किसी खास की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उससे जो ट्रामा, जो स्ट्रेस होगा उस शख्स पे, तो उसको पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये जो है ये फुल फॉर्म है जो है इसकी पीटीएसडी की, ठीक है। देन अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी टिपिकली बिगन। पीटीएसडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली कब मतलब शुरू होते हैं, विद इन 6 मंथ ऑफ द ट्रोमेटिक इवेंट। जब तक मतलब 6 महीने के अंदर जो है पीटीएसडी का डिसऑर्डर जो है वो बिगन हो जाता है, शुरू हो जाता है एक इंसान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ री एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ पीटीएसडी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फीलिंग टेंस और ऑन एज, ठीक है। फीलिंग टेंस मतलब एक इंसान फीलिंग करता है, मतलब टेंस फील करता है, टेंशन में रहता है, और ऑन एज फील करता है, ठीक है। अवॉइडेंस सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी में इंक्लूड, अगर आप पीटीएसडी को अवॉइड करते हो तो इसमें से क्या सिम्टम्स जो हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवॉइडेंस सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी हैं, ठीक है, जो पीटीएसडी को दूर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
स्टेइंग अवे फ्रॉम प्लेसेस इवेंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द ट्रॉमा, मतलब जो ट्रॉमा हुआ था, मतलब किसी की अगर डेथ हुई थी तो उसके डेथ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगहें हैं, जितने भी एक्सपीरियंस हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहना। स्टेइंग अवे फ्रॉम प्लेसेस इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी वो चीज़ जो आपको उसकी याद दिलाए, उस चीज़ से दूर रहना। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको PTSD ना हो। मोस्टली ये PTSD आजकल के जो नौजवान हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो आपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है, PTSD में नहीं। ओरोसल एंड रिएक्टिविटी सिम्टम्स ऑफ PTSD इंक्लूड। अब इनमें से ओरोसल एंड रिएक्टिविटी सिम्टम्स क्या हैं PTSD के? तो ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, तो एक्सपीरियंसिंग फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? देखो, एक तो हमें टेंशन होती है, वो हमारे माइंड में होती है, ठीक है, उसको हम टेंशन बोलते ही बोलते हैं। बट फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस इज़ समथिंग कि आपके हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ, आपको पसीना आ रहा है। और क्या हो सकता है फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस? कि आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है। ये 3 साइन तो मुझे इस टाइम समझ आ रहे हैं कि ये फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। ये सिम्टम्स है PTSD के, ठीक है। अगर आपके, मतलब आपने देखा होगा कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसके हाथ कांप रहे हैं, उसको पसीना आ रहा है, ठीक है, वो अपने सेंस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वट परसेंटेज ऑफ पीपल आर एस्टिमेटेड टू एक्सपीरियंस PTSD। मतलब इनमें से नेशनल सेंटर फॉर PTSD जो है उसने एक डाटा रिलीज़ किया और कहा कि 100 में से कितने लोगों को PTSD होता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है 6, हर 100 में से 6 लोगों को PTSD होता है, मतलब 6% पीपल फेस PTSD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग PTSD। इनमें से कौन सा जो है रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है, नॉट अ रिस्क फैक्टर अगर जो है PTSD डेवलप करता है। जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 7 रहने वाला है, तो वो रहने वाला है बीइंग एक्सपोज टू प्रीवियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। मतलब जितने भी ट्रॉमेटिक चीज़ें हुई हैं इंसान की लाइफ में पीछे, अब उनके साथ बार बार इंटरेक्ट होना, तो ये वाली चीज़ जो है ये पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अडल्टहुड। जब आप अडल्टहुड में होते तो इनके साथ जो है एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, इनके साथ एक्सपीरियंस जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ वन रेजिलेंस फैक्टर दैट में रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग PTSD। व्हाट इज़ वन रेजिलेंस फैक्टर दैट में रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग PTSD। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिड्यूस कर सकती है, ठीक है, कौन सा फैक्टर PTSD को डेवलप करने का फैक्टर, ठीक है, A, B, C या D। तो इनमें से आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी अगर आपको PTSD है उससे बाहर आने के लिए? तो ऑप्शन नंबर B, आपको सपोर्ट लेना चाहिए दोस्तों से, फैमिली से और ग्रुप से, ठीक है। कोई भी आपका दोस्त है, कोई भी आपकी फैमिली, आपको उस ट्रॉमा के बारे में उन फैमिली से जो है हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपको ये वाली चीज़ ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ वन कॉमन टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी यूज टू ट्रीट PTSD। PTSD को ट्रीट करने के लिए एक टाइप की फिजियोथेरेपी होती है, साइकोथेरेपी। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन फिजियोथेरेपी, तो मुझे बार बार फिजियोथेरेपी याद आ रहा है। व्हाट इज़ वन कॉमन टाइप ऑफ साइकोथेरेपी यूज टू ट्रीट PTSD। इनमें से कौन सी साइकोथेरेपी है जो PTSD को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करती है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, तो 9 का हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आपने देखा हमने ऊपर जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ी, तो उनमें से हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमें हर जगह दिखी। तो इसका मतलब ये वाली जो थेरेपी है ये जो है मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स ट्रीट करने में कामयाब रहती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय FDA फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ PTSD। FDA ने किस टाइप की मेडिकेशन जो है वो अप्रूव की है ट्रीटमेंट के लिए? किसका ट्रीटमेंट? PTSD के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास जो रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है B, सिलेक्टिव सेंट्रोनिन र्यूपटेक इनहेबिटेंस, यानी कि SSRI जो है सिलेक्टिव सीरोटोनिन र्यूपटेक इनहेबिटर्स, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का आपको पता ही क्या हाल होता है जब आप साइंस पढ़ते हो, साइंटिफिक टर्म्स पढ़ते हो। तो ऑप्शन नंबर B हमारा SSRI जो है ये राइट आंसर रहने वाला। देन क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, 11, 12, 13 एज वेल एज 14 एंड 15, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
So here we will be discussing question number 11. What is the primary purpose of clinical trials related to PTSD? अगर हम clinical trials की बात करें तो PTSD में इनका क्या रोल रहता है, तो clinical trials में जो इनका रोल रहता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, टू गेन न्यू साइंटिफिक नॉलेज फॉर द फ्यूचर ट्रीटमेंट। क्लिनिकल ट्रायल्स जब होती हैं, किसी को PTSD हो, उसका क्लिनिकल ट्रायल जो होगा, क्लिनिकल ट्रायल की वजह से उसका क्या होगा, हमें फ्यूचर इस बीमारी को क्योर करने के लिए क्या मिल जाएंगी, इस बीमारी को फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या मिल जाएगी, साइंटिफिक नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉन्ग डज साइकोथेरेपी फॉर PTSD टिपिकली लास्ट? अगर आप साइकोथेरेपी करें, साइकोथेरेपी PTSD के लिए करें तो कितने जो टाइम तक वो चलती है। ठीक है। इसका ऑप्शन हमारे पास जो रहने वाला है वो 6 से 12 वीक्स का रहने वाला है। इतने टाइम पीरियड तक वो जो है लास्ट करेगी, वो रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एक्सपोजर थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ PTSD? एक्सपोजर थेरेपी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड मल्टीपल ऑफ टाइम। एक्सपोजर थेरेपी होती है कि इंसान को जिस चीज़ का डर है उसको उसी को फेस करवाओ, उस ऑब्जेक्ट्स के साथ उसका लिंक बनवाओ ताकि उसको उसके साथ कम डर लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टू ग्रेजुअली एक्सपोज इंडिविजुअल टू द ट्रॉमा इन अ सेफ वे। एक इंसान को क्या हुआ, किसी इंसान ने किसी को छोड़ दिया। ठीक है। ध्यान आते हैं अब हम जो मोस्ट ऑफ द हमारे यूथ का प्रॉब्लम है, अगर किसी ने किसी इंसान को छोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो वो है डॉक्टर है, वो क्या करेगा, वो आस्ता आस्ता उसको उसी इंसान से इंट्रोड्यूस इन द सेंस मिलाएगा नहीं, बट द थिंग उसको क्या बोलेगा, उसका नाम सुनाएगा, बार बार उसकी फ़ोटोज़ दिखाएगा ताकि वो वाली चीज़ उसके लिए कॉमन हो जाए। उसको कॉमन लगने लगे कि हाँ यार ये चीज़ तो कॉमन है, इतना रेयर नहीं है, इतना वो चीज़ नहीं है, तो वो वाली चीज़ हो जाए। तो ग्रेजुअली एक्सपोज इंडिविजुअल टू द ट्रामा इन अ सेफ वे, एक सेफ वे में क्या करो, उसको उस ट्रामा के साथ बार बार इंटरेक्ट करवाओ ताकि वो ट्रामा उसको कॉमन लगने लगे कि हाँ यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो हुई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल एज 15। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बता दोगे। व्हाट इज़ वन वे टू हेल्प समवन विद PTSD? अगर कोई PTSD से जो है उसको हुआ है, ठीक है, तो उसके क्या वे है, कॉमन वे है कि उसको ट्रीट किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कैन इंडिविजुअल फाइंड हेल्प, हाउ कैन इंडिविजुअल फाइंड हेल्प फॉर PTSD के लिए एक इंसान कैसे हेल्प जो है ले सकता है? इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। देन आफ्टर दैट अगर ये PDF आपको चाहिए तो ये आपको द एग्ज़ाम काउंसलर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से ही है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, देन कोई वैल्यूएबल कमेंट है तो वो भी आप ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।